ओके। तो आज का टॉपिक है अर्श। तो अर्श हम लोग कोरिलेट करेंगे हेमोरॉइड से, पाइल से। तो अर्श ऐसे तुम लोगों को कहाँ का रेफरेंस ज्यादातर फॉलो करना पड़ेगा, वो मेनली सुश्रुत, क्योंकि सरले पढ़ रहे हैं तो सुश्रुत से रेफरेंस ज्यादा कोरिलेट करके पढ़ना होगा। तो सुश्रुत में निदान स्थान एज वेल एज हम लोग चिकित्सा स्थान से अर्श देखेंगे। तो पहले देखो अर्श का निरुक्ति क्या है। तो अर्श का निरुक्ति, पहले ये सब रेफरेंस ज्यादातर सुश्रुत से लिया गया है, सुश्रुत के निदान स्थान से लिया गया है। ठीक है। तो अर्श का निरुक्ति देखो क्या लिखा हुआ है। अर्श का निरुक्ति है अरिवत प्राणात श्रीरति इति अर्श। तो अरिवत क्या होता है? अरिवत का मतलब है कि जो शत्रु के समान जो पीड़ा देता है उसको हम लोग अर्श बोलते हैं। मतलब कि जो होता है अरिवत मतलब होता है कि एनिमी। तो जो शत्रु के समान जो पीड़ा दे, पीड़ा मीन्स पेन दे, उसको हम लोग हर्ष बोलते हैं। तो इसका निरुक्ति या इटियोलॉजी क्या होता है? तो अरिवत प्राणर शिरोति इति हर्ष, दैट इज जो शत्रु के समान जो पीड़ा दे उसको हम लोग हर्ष बोलते हैं। ठीक है। तो इसका निदान क्या क्या हो सकता है? मैंने ये जो लिखा है ये कॉन्साइज करके लिखा है हर्ष। तुम लोग इसमें श्लोक वगैरह भी ऐड कर सकते हो। ठीक है। और जरूरत पड़े तो तुम लोग इसको थोड़ा सा ब्रॉडली एक्सप्लेन भी कर सकते हो। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा शॉर्ट करके ऐसा कंसाइज बनाया गया है, तो तुम लोग इसको ऐड ऑन भी कर सकते हो। ठीक है। तो निदान क्या क्या है अर्श का? देखो, विरुद्ध आसन, अध्य आसन, उत्कट आसन, वेग अवरोध। और मान लो कोई हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं कहीं पे हॉर्स से, मतलब ऐसा बोला है कि जो लोग घोड़े, पहले के जमाने में जो लोग घोड़े की सवारी करते थे, तो उससे भी ऐसा लिखा गया कि अर्श होता है। तो उसमें क्या क्या है? विरुद्ध आसन, जो लोग खाना ठीक टाइम से ना करें या विरुद्ध तरीके से करें, मतलब इनकॉम्पैटिबल डाइट, मतलब जो डाइट बोला नहीं गया है ठीक नहीं खाने को, वो उसको अगर वो लोग गलत टाइम पे खाए या ज्यादा क्वांटिटी में खाए तो उससे होने का चांसेस रहता है। अध्य आसन, अध्य आसन मतलब क्या होता है कि एक खाना हमने खाया, वो हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, उसके ऊपर और हमने खाना खाया, मतलब उसके ऊपर और हम लोग खाना खाना स्टार्ट करें, तो उसमें क्या होता है? अध्य आसन उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है। उत्कट आसन, उत्कट आसन मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर आसन है, मतलब ये आसन तुम लोग नेट में सर्च करोगे तो पता चल जाएगा। तो उत्कट आसन किस टाइप का आसन होता है? ये एक पर्टिकुलर आसन है। अगर इस आसन में अगर अगर कोई पेशेंट ज्यादा देर तक ये आसन फॉलो करता है तो उससे अर्श होने का चांसेस रहते हैं। वेग अवरोध, वेग अवरोध, जहां पर भी अवरोध होता है वेग का तो वहां पे अर्श होता है। और जो लोग बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं, ठीक है, उनमें होने का चांसेस ज्यादा रहता है। तो ये तो हमारा हमारा हो गया निरुक्ति या निदान। संप्राप्ति में क्या होता है? देखो, निदान सेवन हुआ, निदान सेवन से क्या हुआ? वातादि दोष प्रकोप हुआ। वातादि का मतलब वात विद एसोसिएटेड विद पित्त एंड कफ। ठीक है। तो वात प्रधान होगा। ठीक है। तो वातादि दोष प्रकोप होने से गुद में जाता है, गुदा में जो दोषज होता है वो एक्युमुलेट होता है गुद में। देन क्या होता है? जो गुद बलिया है, ठीक है, जो गुद बलिया है उसको दूषित करता है। उसके बाद क्या होता है? उसको दूषित करने के बाद एक मांस अंकुर उत्पत्ति होता है। मांस अंकुर मतलब समझ में तुम लोग आ रहा हो, एक अंकुर मतलब एक मांस का एक अंकुर उत्पत्ति होता है जिससे अर्श का डेवलपमेंट होता है। तो सबसे पहले निरुक्ति में हमने देखा कि निदान सेवन किया, उससे क्या हुआ? वातादि दोष का प्रकोप हुआ। अब ये जो दोष है वो गुद में जाकर के रेसाइड करता है। साथ में जो गुद बल्लियां जितने सारे हैं, ठीक है, उसमें जितने सारे गुद बल्लियां हैं उसमें मांस का अंकुर उत्पत्ति करता है, उसको, ये होता है इसका संप्राप्ति। तो स्थान क्या क्या हो सकते हैं? अर्श बेसिकली गुदबल्ली में तो होगा ही, साथ में और विभिन्न जगह में भी अर्श होने का चांसेस रहता है। जैसे योनि अर्श भी हो, योनि में अगर हो तो योनि अर्श भी हो सकता है। ठीक है। नासिका यानी नासा में, कर्ण में, मूत्रेंद्रिय में और अक्षी में। ठीक है। यहाँ पे भी अगर अर्श का डेवलपमेंट हो जाए, ये मतलब ये जगह पे स्पेसिफिक स्थान में भी अर्श होने का संभावना रहता है। ठीक है। ऐसे सिर्फ गुदा में भी नहीं होता, यहाँ पे अर्श होते हैं। ठीक है। तो भेद क्या क्या है अकॉर्डिंग टू सुश्रुत? सुश्रुत ने इसके 6 टाइप्स बताए। क्या क्या टाइप्स है? वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, रक्तज एंड सहज। ठीक है। सहज मीन्स कंजेनाइटल। और डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट डोसाज ये सारे डिवाइड है। ठीक है। तो स्थान अनुसार इसके भेद होते हैं दो। दो होते हैं बाह्य और अभ्यंतर। किस स्थान पे हो रहा है? बाह्य मतलब होता है एक्सटर्नल, अभ्यंतर होता है इंटरनल।
तो स्थानानुसार अगर भेद पूछे तो दो होते हैं, बाह्य होते हैं और अभ्यंतर होते हैं, ठीक है। और श्राव अनुसार अगर भेद हो, श्राव, ठीक है, मतलब कोई तुम्हारा डिस्चार्ज हो, उसके अकॉर्डिंग अगर श्राव अनुसार भेद हो, उसमें भी हम लोग दो डिवीजन करते हैं। तो एक होता है आर्द्र अर्श, ये थोड़ा कट गया, इसलिए होता है आर्द्र अर्श, और एक होता है शुष्क अर्श, ठीक है। आर्द्र मतलब होता है जहां पर, मतलब वेट जो जगह होता है उसको हम बोलते हैं जहाँ पे श्राव मिले, वहां उसका नाम होता है आर्द्र अर्श। और जिसका जहाँ पे शुष्क अर्श, मतलब जहाँ पे श्राव प्रेजेंट नहीं है, उसको हम लोग शुष्क अर्श बोलते हैं। अब हम लोग आते हैं पूर्व रूप में। अर्श का पूर्व रूप क्या होता है? पूर्व रूप में जैसे कि अरुचि हो सकता है, अपाक हो सकता है, ठीक है, आत्मान हो सकता है, आटोप हो सकता है, ठीक है, अम्ल उद्गार हो सकता है, पांडु हो सकता है, ठीक है। अर्श मतलब ऐसे पता चल ही रहा है तुम लोग को, एक पर रेक्टल ब्लीडिंग होता है जिसकी वजह से एनीमिया देखने को मिलता है, पांडुता देखने को मिलता है। और देखा गया है ग्रहणी शोष, ठीक है, पांडु ग्रहणी शोष, ठीक है, ये सारे पूर्व रूप होते हैं अर्श के। साथ में बुध परिवर्तन, ठीक है, मतलब अर्श होने से पहले ये सब सारे फ्यूचर्स देखने को मिलते हैं। तो क्या क्या था हमने देखा? अरुचि, अपाक, आत्मा, आटो, अम्ल उद्गार, पांडु ग्रहणी शोष और बुध परिवर्तन। तो लक्षण आ जाते हैं। लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, डिपेंडिंग अपॉन द दोषास डिफरेंट डिफरेंट तुम्हारा लक्षण देखने को मिलता है। तो ये बहुत स्पेसिफिक लक्षण है, जो जो पॉइंट है वो सारे स्पेसिफिक लक्षण है और उसी दोषा में प्रेजेंट मिलते हैं। जैसे वातज में हो तो वातज में ऐसे जो स्पेसिफिक लक्षण, जैसे शुष्क अरुण वर्ण, जो अर्श होगा वो कैसा होगा? अरुण वर्ण की तरह होगा, अरुण वर्ण की तरह शुष्क रहे, ठीक है, और वो रुक्ष रहेगा क्योंकि वातज है इसलिए रुक्ष रहेगा। और एक होता है जो अर्श होता है वो कदम पुष्प के समान होता है, ठीक है। ये स्पेसिफिक फीचर मिलेगा वातज अर्श में। पहला था शुष्क अरुण वर्ण, जो कलर रहेगा वो शुष्क, मतलब जो शुष्क रहेगा और अरुण वर्ण की तरह डिस्कलरेशन रहेगा। सेकेंड होता है कदम पुष्प के समान। थर्ड होता है सूची मुख के समान, ठीक है। फोर्थ होता है वेदना। वेदना कैसा रहेगा? कोरिलेट किया हुआ है। वेदना जो रहेगा वो पार्श्व में रहेगा, पृष्ठ में रहेगा और गुदा में रहेगा, मतलब फ्लैंक एरिया में रहेगा, बैक में रहेगा और गुदा एरिया में हमारा वेदना रहता है। तो उसमें और एक कंपेयर किया है, वातज जो अर्श होता है उसके लक्षण और कैसे देखने को मिलते हैं। जब उसका, जब पेशेंट को देखेंगे, त्वचा, नख, नेत्र, मूत्र और पुरुष वो कैसे वर्ण का हो जाते हैं? वो कृष्ण वर्ण के हो जाते हैं। तो ये तो याद रहेगा ही कि वातज है तो उसमें कृष्ण वर्ण देखने को मिलेगा। वहीं पित्तज में क्या होता है? वो त्वचा, नख, नेत्र, पुरुष जो होता है वो पित्त वर्ण का हो जाता है। तो पित्त से पित्त वर्ण, वातज से, जैसे वातज पता ही है वो कृष्ण वर्ण का होता है। तो यहाँ से याद रखना है कदम पुष्प समान के होता है, सूची मुख के समान होता है, ठीक है। वेदना कहाँ होता है? पार्श्व पृष्ठ और गुदा में होता है। अब आते हैं पित्तज में। पित्तज में जो वर्ण रहेगा, डिस्कलरेशन रहेगा, वो नील पित्त के समान, यकृत वर्ण का समान होता है। जैसे यहाँ पे अरुण वर्ण था, वहां पे पित्त में नील पित्त और यकृत वर्ण के समान मिलेगा। एक होता है सुख जीवा के समान मिलेगा। सुख जीवा यानी यहाँ बताया गया है जो पैरोट होता है, जो तोता पैरोट होता है उसके जीव के समान पित्तज अर्श देखने देखने के समान होते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है सुख जीवा के समान। फिर आता है यव के समान, ठीक है। यव होते हैं जो उसके यव के समान देखने को पित्तज अर्श। फिर होता है नेक्स्ट जलौका वक्र सदृशानी, मतलब जलौका के वक्र की तरह, मतलब जलौका एक्चुअली इसमें बोला गया है जलौका जैसे देखने को मिलते हैं, जिसके सदृश होता है वैसे पित्तज अर्श देखने को मिलता है। और नेक्स्ट आता है प्रक्लिन्न भी होते हैं। मतलब इसमें क्या होता है? प्रक्लिन्न का मतलब होता है तुम्हारा क्लेदी, ठीक है, जिसमें क्लेदन मिले, उसमें बोला है पित्तज अर्श वैसे देखने को होते हैं। और पित्त है तो उसमें दाह और रक्त आश्रित अति मात्रा मल देखने को मिलेगा। जो मल होगा वो अति मात्रा में होगा, और जो मल होगा वो क्या किससे आश्रित होता है? वो रक्त से आश्रित होता है। तो पित्त है इसलिए तो रक्त आश्रित होगा ही, और दाह होगा इसमें। और पित्त वर्ण तो हमने डिस्कस कर लिया कि जो त्वचा, नख, नेत्र, पुरुष दंत रहता है वो पित्त वर्ण की तरफ। अब कफज में आ जाते हैं। कफज में जैसे हमने यहाँ पे देखा, जो त्वचा, नख, नेत्र, मूत्र, पुरुष जो था वो कृष्ण वर्ण का था, वहीं यहाँ पे जो था वो श्वेत वर्ण का था, ठीक है। और कफज में क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं? कफ है तो वो स्थिर रहेगा, स्निग्ध रहेगा, ठीक है, पांडु वर्ण का रहेगा, ठीक है। ये सब तो कॉमन कफ के लक्षण होते हैं, इसलिए ये तो इजी याद हो जाते हैं। तो मेन यहाँ पे क्या क्या याद करना है? एक होता है मांस धावन जल के समान अतिसार होता है इसमें, कफज अर्श में। तो जो अतिसार होगा कफज अर्श में
वो किस तरह का अतिसार देखने को मिलेगा, जो मांस धावन, मतलब मांस धावन का मतलब जो मांस से धुला हुआ जो जल के समान जो होता है, मतलब मांस से धुला हुआ जो जल होता है, मतलब जल से धोया हुआ मांस जो होता है, उसका जो लिक्विड निकलता है, उसका जो फ्लूइड निकलता है, उस उसके तरह एक अतिसार देखने को मिलेगा। ठीक है। और एक होता है करीड। करीड एक काइंड ऑफ फल होता है, उसकी तरह देखने को मिलता है। और एक होता है गोस्तन के आकार का देखने को मिलता है। तो वातज में जो था वो कदम पुष्प के समान था, सूची मुख था। पित्तज में क्या था, शुक जीवा के समान था, यव के समान था, और जलुका वक्र सदृश की तरह था। वहीं कफज में करीड फल की तरह था, गोस्तन के आकार का था, मांस धवन जल के समान अतिसार मिल रहा था। ठीक है। अब रक्तज क्या होता है, देखो रक्तज अर्श में प्रवाल के समान होगा, गुंजा फल के समान सदृश होता है, और न्यायग्रोध के समान एक अंकुर निकलता है। ठीक है। तो ये सब कंपेयर किया गया है फल के अकॉर्डिंग। कुछ 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 जैसे एक तोते के जैसा एक जीवा बता दिया, इसमें यव के समान एक तुम्हारा कैरेक्टर बता दिया। तो वही सब, ये सब इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो लक्षण है, ये सब ध्यान रखना है कि कौन सा किसका लक्षण है। और एग्जाम में ये सब स्पेसिफिक ही लिखने से इम्पैक्ट अच्छा बढ़ता है। तो अब आते हैं सहज, जो कॉन्जेनाइटल होते हैं, उसमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। वो होता है दारुण, होता है कृष्ण होता है, जो अल्प भोजन इंटेक करते हैं, मतलब जो कम खाते हैं, उसमें कॉन्जेनाइटली अर्श डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है। क्रोधी जो लोग होते हैं, ऐसा बोला गया है, उनमें सहज अर्श देखने को मिलते हैं। अल्प प्राण जिन लोग में है, और जिन लोगों में अल्प अग्नि होता है, उनमें सहज अर्श बाई बर्थ देखने को मिलते हैं। तो ये तो हमने डिस्कस कर दिया उसके निरुक्ति, स्थान, भेद। ठीक है। पूर्व रूप, लक्षण। लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से। अब आते हैं चिकित्सा में। तो इसमें मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये थोड़ा कंपैक्ट करके लिखा हुआ है, तुम लोग इसमें और सुश्रुत के निदान स्थान से तुम लोग इसमें ऐड कर देना। तो निदान स्थान में जो होता है वो चैप्टर अर्श जो है, वो चैप्टर तुम लोगों को 2 में मिलेगा। वहां से श्लोक का रेफरेंस या फिर श्लोक ऐड कर सकते हैं। तो इसमें देखो चिकित्सा में दिया है चतुर्विध चिकित्सा। तो चिकित्सा ऐसा वाइवा में भी पूछते हैं कि अर्श का चिकित्सा क्या होता है। तो अर्श का चिकित्सा क्या है, चतुर्विध चिकित्सा होता है। ये टर्म बोलना पड़ेगा, दैट इज चतुर्विध चिकित्सा। तो चतुर्विध चिकित्सा के अंदर क्या क्या आता है, भेषज छार अग्नि शस्त्र कर्म। क्या क्या है, भेषज छार अग्नि शस्त्र कर्म। तो अर्श का चिकित्सा चतुर्विध चिकित्सा, दैट इज भेषज छार अग्नि शस्त्र कर्म। अब इसमें क्या क्राइटेरिया दिया हुआ है कि भेषज चिकित्सा यानी हम लोग मेडिसिन से कब हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे, कौन सा ऐसा अर्श होगा जिसको हम लोग विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन ट्रीटमेंट करेंगे, कौन सा ऐसा अर्श होगा जिसमें हम लोग क्षार कर्म से ट्रीट करेंगे, और अग्नि कर्म से किस किस टाइप का अर्श, या फिर कौन से कैरेक्टर का अर्श हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। वही शस्त्र कर्म में हम लोग किस कैरेक्टर का अर्श से ट्रीटमेंट करेंगे। तो भेषज में देखो, जो अर्श अल्प लक्षण युक्त हो, ठीक है, अल्प उपद्रव यानी अल्प कॉम्प्लिकेशन युक्त हो, उसको हम लोग विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन या भेषज से हम लोग उसको ट्रीट करेंगे। तो भेषज में मेनली हम लोग क्या क्या अभी अप्लाई करते हैं, अर्श कुठार रस हो गया, कंकायन वटी हो गया, ठीक है, त्रिफला गुकुल हो गया, अभया अरिष्ट हो गया। ठीक है, ये सब सारे मेडिसिन हम लोग अर्श में प्रयोग करते हैं। अब होता है नेक्स्ट क्षार कर्म। भेषज के बाद क्षार कर्म आते हैं। क्षार कर्म में हम लोग क्षार कर्म अप्लाई करेंगे जब कोई अर्श मृदु हो, ठीक है, जब कोई अर्श अवगाढ़ हो या उन्नत हो, उन्नत मतलब हो गया मतलब कोई एलिवेटेड अर्श हो, उस अर्श में हम लोग क्षार कर्म अप्लाई कर सकते हैं। अवगाढ़ मतलब जो लोग नॉट डीप सीटेड जो अर्श नहीं हो, तो उसमें हम लोग क्षार कर्म अप्लाई करेंगे। अग्नि कर्म किस में अप्लाई करेंगे, जो अर्श स्थिर हो, ठीक है, जो अर्श पृथु हो, मोटा हो, थिक हो, जो कठिन हो और कर्कश हो, रफ हो, तो ये सब अर्श में हम लोग अग्नि कर्म करेंगे। ठीक है। तो शास्त्र कर्म किसमें करेंगे, शास्त्र कर्म उसी में करेंगे जो अर्श में तनु मूल हो, मतलब जिसका रूट तनु हो, पतला हो, इसलिए हम लोग इसमें शास्त्र करने के बाद उसको शस्त्र कर्म उसमें अप्लाई करेंगे। उन्नत उन्नत देखो मतलब क्या है, उन्नत में जो एलिवेटेड या उठा हुआ हो उसमें शस्त्र कर्म करेंगे। उन्नत और कहाँ मिला, उन्नत हमको क्षार कर्म में भी मिला उन्नत। फिर देखो शस्त्र कर्म हम लोग कहाँ करेंगे, जिसमें क्लेद युक्त हो, उसमें हम लोग शस्त्र कर्म करेंगे। तो चतुर्विध चिकित्सा के अंदर भेषज, क्षार, अग्नि और शस्त्र कर्म, ठीक है, ये याद रखना है। और भेषज में हम लोग पंचशकर चूर्ण भी दे सकते हैं और अवगाह श्वेत भी दे सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया अर्श इन आयुर्वेदिक रूप, और कॉम्पैक्ट में है मेनली 15 मार्क्स का आएगा तो अर्श, तो 15 मार्क्स में आयुर्वेद 10 मॉडर्न दोनों लिखना पड़ेगा। और अगर ऐसा भी आ सकता है 5 मार्क्स का भी आ सकता है,
ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन मार्क्स उन लोग को ऐसा आंसर लिखना पड़ेगा। तो ये तो खत्म हो गया हमारा अर्श इन आयुर्वेदिक व्यू। अब आते हैं हम लोग पाइल्स या हेमोरॉइड में। तो हेमोरॉइड क्या होता है? हेमोरॉइड देखो क्या होता है कि इट इज द डायलेटेड प्लेक्सस, मतलब पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं क्या है। इट इज द डायलेटेड प्लेक्सस ऑफ द हेमोरॉइडल वेन इन रिलेशन टू द एनल कैनल। तो क्या होता है जब कोई हेमोरॉइडल वेन क्या होता है उसका अगर डायलिटेशन हो जाए, ठीक है, हेमोरॉइडल वेन का अगर डायलिटेशन हो जाए, यहाँ पे थोड़ा सा इमेज कट गया है, तो यहाँ से क्या होता है ना, हेमोरॉइडल वेन आता है, ठीक है, यहाँ पे एक आता है इंफीरियर वेन आता है, रेक्टल वेन आता है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे ब्लू से इंडिकेट किया हुआ है, ये क्या हुआ है इनका, ये एक्चुअली प्लेक्सस है, ठीक है, हेमोरॉइडल प्लेक्सस है। इसका क्या हुआ है, अगर ये एबनॉर्मली डायलेट हो जाए, ठीक है, अगर ये एबनॉर्मली डायलेट हो जाता है तो तब जाकर के पाइल सॉरी तब जाकर सॉरी सॉरी अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर हेमोरॉइडल प्लेक्सस क्या होता है एबनॉर्मली अगर डायलेट हो जाए, तब हेमोरॉइड्स या फिर पाइल्स डेवलप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा इमेज कट गया, इसलिए इमेज में ग्रुप में शेयर करूंगा। तो डेफिनेशन देखो वो क्या है। बेटा, डेफिनेशन है, इट इज द डायलेटेड प्लेक्सस ऑफ द हेमोरॉइडल वेन इन रिलेशन टू द एनल कैनल। अगर हेमोरॉइडल वेन का अगर डायलेट हो जाए, या फिर जो प्लेक्सस है, मतलब जो हेमोरॉइडल प्लेक्सस है उसका डायलेट हो जाए, तो तब हम लोग उसको बोलेंगे हेमोरॉइड, ठीक है। इटियोलॉजी क्या क्या हो सकता है, जो डेवलपमेंट है हेमोरॉइड का वो किस किस रीजन से हो सकता है, अगर कोई एक्सेसिव स्ट्रेनिंग दे, ठीक है, कोई प्रोलॉन्ग कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट हो, अगर वो क्या होता है एक्सेसिव स्ट्रेनिंग देता है, तो वो क्या होता है, वो प्लेक्सस आस्ते आस्ते प्रेशर के कारण वो डायलेट हो जाता है, ठीक है। अगर कोई फाइबर लेस डाइट है, अगर कोई फाइबर कम खाता हो, उसमें क्या होता है ऑलरेडी कॉन्स्टिपेशन होने का चांसेस रहता है, जिसके कारण हेमोरॉइड का डेवलपमेंट काफी बढ़ जाता है। और स्पाइसी फूड इंटेक पता ही है कि स्पाइसी फूड इंटेक विल एग्रेवेट द फॉर्मेशन ऑफ हेमोरॉइड। कॉन्स्टिपेशन एज डिस्कस्ड अर्लियर, मतलब कॉन्स्टिपेशन होने से क्या होता है, एक्सेसिव स्ट्रेनिंग की वजह से क्या होता है, वो प्लेक्सस क्या होता है डायलेट हो जाता है, जिसकी वजह से हेमोरॉइड का डेवलपमेंट होता है। प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग क्या होता है कि प्रोलॉन्ग कोई स्टैंडिंग बहुत मतलब देर से है, या फिर उसका प्रोलॉन्ग कोई स्टैंडिंग का ही कोई मतलब जो प्रॉब्लम जो देर तक स्टैंडिंग करता हो, उसमें क्या होता है जो ब्लड है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी फ्लो होता है, ठीक है। स्टैंडिंग कोई पोस्चर में क्या होता है, जो ब्लड है अगेंस्ट द ग्रेविटी फ्लो होता है, जिसकी वजह से ब्लड का फॉर्मेशन होता है। और एक रीजन है पोर्टल का हाइपरटेंशन। तो पोर्टल का हाइपरटेंशन क्या होता है, ये एक पैथोफिजियोलॉजी है, मेडिसिन में भी तुम लोग पढ़ोगे। पोर्टल हाइपरटेंशन क्या होता है, बेसिकली ये मान लो यहाँ पे पोर्टल वेन जाता है, ये लिवर है, यहाँ से पोर्टल वेन गया है, ठीक है, इसको ये है पोर्टल वेन, ठीक है, ये है पोर्टल वेन। ये पोर्टल वेन का फॉर्मेशन क्या होता है, यहाँ यहाँ पे स्प्लीन है, ठीक है, यहाँ पे मान लो हार्ट है। तो पोर्टल वेन क्या होता है, यहाँ से एक स्प्लीनिक वेन गया है, यहाँ से एक स्प्लीनिक वेन गया है, और यहाँ पे क्या है, एक सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन होता है। ये होता है स्प्लीनिक वेन, ये होता है सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन। सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन ये कहाँ से आता है, सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन ये इंटेस्टाइन से आता है, सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन। और जो स्प्लीन है ना, यहाँ से एक स्प्लीनिक वेन आता है, ये दोनों मिलके फॉर्म करते हैं पोर्टल वेन, ठीक है। अब ये पोर्टल वेन क्या होता है, तुम्हारा इंफीरियर वेना कावा से जाकर के लिवर्स में जाकर के सुपीरियर वेना कावा सप्लाई करके, ठीक है, पूरे बॉडी, मतलब ये जो सुपीरियर वेना कावा है, और नीचे से जो सारे ब्लड क्या है वो इंफीरियर वेना कावा है, ठीक है। अब जो ये हार्ट में क्या है, अब ये जो ब्लड है वो अब जाता है तुम्हारा हार्ट में सुपीरियर वेना कावा के। अब ये क्या है कि तुम्हारा मान लो ये कोई लिवर का क्रॉनिक सिरोसिस का पेशेंट है, क्रॉनिक अल्कोहलिक का पेशेंट है, तो अब ये क्या होता है, लिवर वे वर्क नहीं कर रहा है, लिवर काम नहीं कर रहा है, तो ये जो पोर्टल वेन है अब क्या करता है, विथ क्रॉनिक अब ये पोर्टल वेन क्या होता है, एक पोर्टोसिस्टमिक संट डेवलपमेंट होता है। अब क्या होता है, इसको तो सप्लाई देना है हार्ट को, अब ये तो विद ये रूट से तो अब तो ये सप्लाई नहीं दे पाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिवर काम नहीं कर रहा है, कि मान लो कोई सिरोसिस हो गया पेशेंट का, तो जो पोर्टल वेन है यहाँ से एक सप्लाई अपना एक रूट तैयार कर लेता है, ठीक है। अब क्या होता है, ये अगर मान लो ये जो रूट तैयार कर दे यहाँ से, यहाँ पे एक शंट डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है। ये कब, ये फिजियोलॉजिकली नहीं डेवलप हो रहा है,
ये पहले एक्चुअली ये नॉर्मली यहाँ से जाके इस हार्ट में सप्लाई होता है, बट यहाँ पे तो सप्लाई नहीं हो करके यहाँ पे एक हमारा एक एबनॉर्मल एक वेन तैयार हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं फोटो सिस्टमिक शन, जो कि हार्ट में जाके सप्लाई कर रहा है। अब विद द क्रॉनिसिटी यहाँ पे क्या होता है, ब्लड आस्ते आस्ते एक्यूमुलेट करने लग जाता है। ठीक है, यहाँ पे ब्लड एक्यूमुलेट करने लग जाता है और ये वेन जो होता है डायलेट हो जाता है, क्योंकि ब्लड यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे लिवर के अंदर नहीं जा पा रहा है ड्यू टू फेलियर। अब ये यहाँ पे एक तुम्हारा एक रिंग बना रहा है, लाइक फोटोसिस्टमिक सन बना के हार्ट में सप्लाई हो रहा है। अब ये आस्ते आस्ते क्या होता है कि यहाँ पे दो वेरिसेस डेवलप हो जाता है ड्यू टू ये पोर्टल वेन का प्रेशर की वजह से। वेरिसेस क्या होता है, जो एक होता है इसोफेगस में एक वेरिसेस तैयार हो जाता है, एक वेरिसेस तुम्हारा नीचे में रेक्टम में सप्लाई हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये दो वेरिसेस, ये ऐसे याद रखो कि जो वेरिसेस सप्लाई हो जाता है एबनॉर्मली, जो पोर्टल वेन का प्रेशर से डेवलप हो जाता है। तो वेरिसेस यही है, अगर मान लो रेक्टम रेक्टम में अगर कोई वेरिसेस तैयार हो गया, वो क्या होता है, लीड्स टू हेमोरॉइड। ठीक है, ये बहुत डिफिकल्ट लग रहा है तो इतना मत समझो, बस ये याद रखो कि पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से क्या होता है कि रेक्टम में वेरिसेस तैयार हो जाता है, जिसकी वजह से हेमोरॉइड होने का चांसेस है। ठीक है, पेशेंट कैन प्रेजेंट विद मेलिना, ब्लड विद स्टूल ऐसा प्रेजेंट करता है। तो अभी मैं इटियोलॉजी यही जान के रखो कि इसमें पोर्टल हाइपरटेंशन के अंदर अंदर आता है, हेमोरॉइड होने का चांसेस आता है। क्लासिफिकेशन क्या क्या होता है, अब इसका क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हेमोरॉइड का या पाइल्स का। इसका डिफरेंट डिवीजन के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन होता है। तो पहला क्लासिफिकेशन एनाटॉमिकली जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है। तो 3 टाइप्स का क्या क्या है, एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल एक्सटर्नल। तो ये हम लोग किस तरीके से डिवाइड करते हैं, मान लो ये तुम्हारा रेक्टम वाला पार्ट है, एनल वाला पार्ट है, ये हम लोग डिवाइड करते हैं ऊपर का 2/3 और नीचे का 2/3। ठीक है, यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन होता है एनल कैनल, उसको हम लोग बोलते हैं डेंटेड लाइन या पेक्टिनेट लाइन। तो ये डेंटेड लाइन और पेक्टिनेट लाइन क्या होता है, यही एक डिवीजन करता है इंटरनल पाइल्स को और एक्सटर्नल पाइल्स को। एक इमेजिनरी लाइन हम लोग डेवलप कर दिए हैं अपर 2/3 और लोअर 1/3 से। तो जो अपर 2/3 होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल पाइल्स। यहाँ पे कोई अगर पाइल्स डेवलपमेंट या हेमोरॉइड डेवलप हो, उसको होता है इंटरनल पाइल्स। और इसके लोअर में जो डेवलप हो, मतलब जो लोअर 1/3 हो, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल पाइल्स। तो ये डेंटेड लाइन एक मार्जिन है जिसकी वजह से इंटरनल पाइल्स और एक्सटर्नल पाइल्स डिफरेंशिएट किए हैं। और अगर इसी में मिड में ही अगर कोई पाइल्स हो जाए तो उसमें हम लोग बोलते हैं इंटरनल एक्सटर्नल पाइल्स। ठीक है, तो अबव द डेंटेड लाइन जो होता है उसको हम लोग ऐसा भी बोलते हैं, सर्जिकल एनल कैनल बोलते हैं। और बिलो जो डेंटेड लाइन होता है उसको हम लोग एनाटॉमिकल एनल कैनल बोलते हैं। ठीक है, और ये जो अबव द डेंटेड लाइन है उसका कवरिंग क्या होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम का कवरिंग है। ठीक है, और जो बिलो जो डेंटेड लाइन है वो होता है स्क्वैमस एपिथेलियम का कवरिंग होता है। स्क्वैमस एपिथेलियम का कवरिंग होता है, उसमें कोई हेयर और स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता। और एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है बट ये वाला हम लोग नोट डाउन कर लेना, कि जो अबव द डेंटेड लाइन वाला पार्ट है उसमें जो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई होता है। ठीक है, सिंस यहाँ पे जो पैरासिम्पैथेटिक का सप्लाई, नर्व का सप्लाई होता है, इसकी वजह से जो पाइल मास होता है वो पेनलेस होता है। अगर यहाँ पे अबव द डेंटेड लाइन अगर कोई पाइल्स का डेवलपमेंट हो अबव द 2/3, तो वो क्या होता है, पेनलेस हेमोरॉइड होता है। ठीक है, पेन उतना नहीं करता क्योंकि वहां पे पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई होता है। और इसके नीचे जो डेंटेड लाइन का जो अगर पाइल मास डेवलपमेंट हो, वो बेसिकली इंफीरियर हेमोरॉइडल नर्व का सप्लाई होता है। ठीक है, यहाँ पे जो नर्व सप्लाई होता है वो इंफीरियर हेमोरॉइडल नर्व का सप्लाई होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, वहां पे पेन डेवलप होता है। ठीक है, वो एरिया बहुत वेरी पेनफुल रहता है। तो ऊपर वाला अगर एरिया है, एक बार प्लीज बोल दो। हाँ, तो जो अबव द डेंटेड लाइन होता है उसमें क्या नर्व सप्लाई होता है, उसमें पैरासिम्पैथेटिक का नर्व सप्लाई होता है। और जो बिलो द डेंटेड लाइन होता है उसमें इंफीरियर हेमोरॉइडल नर्व यानी स्पाइनल नर्व का एक सप्लाई होता है, दैट इज इंफीरियर हेमोरॉइडल नर्व का सप्लाई होता है। तो इसलिए ये जगह पे पेनफुल होता है। ठीक है, नॉर्मली जो हेमोरॉइड होता है वो पेनलेस होता है। जैसे पेशेंट कंप्लेन करके करता है कि पेनलेस ब्लीडिंग लेकर के आता है। ठीक है, पेनलेस ब्लीडिंग लेके आ रहा है, नॉर्मली वो पेनलेस ही होता है। अब मान लो अगर एक्सटर्नल में एरिया में होगा हो जाए तो वो कभी कभार पेनफुल भी होता है, दैट इज ड्यू टू स्पाइनल नर्व का सप्लाई, दैट इज इंफीरियर हेमोरॉइडल नर्व का यहाँ पे सप्लाई की वजह से, इसलिए यहाँ पर पेन होता है।
और जो वेनस ड्रेनेज होता है अबव द डेंटेड लाइन का, जो वेनस ड्रेनेज होता है वो टोटल सिस्टम में जाकर के ड्रेन होता है। वाइल जो बिलो डेंटेड लाइन होता है वो सिस्टमिक वेन या एक्सटर्नल इलियक वेन में तुम्हारा वेनस का ड्रेनेज होता है। तो ये तो इंपॉर्टेंट, ये रहने दो, बस ये इंपॉर्टेंट याद रखना कि जो सप्लाई होता है पैरासिम्पैथेटिक और नीचे में जो होता है वो स्पाइनल नर्व, दैट इज इंफीरियर नर्व का सप्लाई होता है। ठीक है, इतना ही अभी याद रखो। तो आई थिंक ये अलग क्लियर आया होगा, और एग्जाम में ऐसा ही डायग्राम बना करके शो करके आना है। तो 3 टाइप्स हमने देखा क्लासिफिकेशन में। दूसरा क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू लोकेशन। अकॉर्डिंग टू लोकेशन में हम लोग क्या देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू पोजीशन में, दैट इज प्राइमरी पाइल्स होता है फर्स्ट डिग्री एंड सेकंड डिग्री पाइल्स। तो फर्स्ट डिग्री पाइल्स में क्या होता है, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, दैट इज 3 o'clock, मतलब जो हम लोग घड़ी होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिवाइड कर देते हैं, दैट इज 3 o'clock, 7 o'clock और 11 o'clock। तो 3, 7, 11 याद रखना, जो प्राइमरी पाइल्स होता है उसका जो लोकेशन होता है दैट इज 3, 7 और 5 o'clock का पोजीशन रहता है। सेकेंडरी पाइल्स अदर देन 3, 7 और 11 क्लॉक, बाकी जितने सारे डिग्री होते हैं वो सेकेंडरी पाइल्स के अंदर रहते हैं। कॉमनली ये 3 डिग्री मिलता है। अगर तुम लोग इसको अगर लिथोटॉमी पोजीशन में अगर कोई पेशेंट को लिटाओगे तो उसमें जो पाइल मास होता है वो मेनली 3 o'clock हो सकता है, 7 o'clock हो सकता है, 11 o'clock हो सकता है। ये हम लोग प्राइमरी पाइल्स के अंदर क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोग रखेंगे। तो ये यहाँ पे तुम लोग का देख, यहाँ पे एक इमेज होगा, देखो यहाँ पे पोजीशन कैसा होगा, लेफ्ट लेटरल होगा दैट इज 3 o'clock, राइट पोस्टीरियर 7 o'clock होता है यहाँ पे, और राइट एंटीरियर होता है ये वाला 11 o'clock। ये वाला पोजीशन हो गया प्राइमरी और सेकेंडरी। तो थर्ड क्लासिफिकेशन है दैट इज अकॉर्डिंग टू द प्रोलैप्स टेंडेंसी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अकॉर्डिंग टू द प्रोलैप्स टेंडेंसी हम लोग कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री एंड फोर्थ डिग्री। तो फर्स्ट डिग्री जो प्रोलैप्स होता है वो पाइल मास का जो प्रोलैप्स होता है वो उसका कैरेक्टर क्या होता है, दैट इट विल बी लीड्स टू ब्लीडिंग। ठीक है, ब्लीड होगा, बट जो मास होगा दैट विल बी, जो होगा वो प्रोट्रूशन नहीं करेगा। ठीक है, सिर्फ ब्लीड होगा, मास प्रोट्रूडेड नहीं होगा। बट इन केस ऑफ सेकेंड डिग्री देयर विल बी प्रोलैप्स ड्यूरिंग डेफिकेशन। पेशेंट कंप्लेन करेगा जब वो डेफिकेट कर रहा है देयर इज अ प्रोलैप्स, बट आफ्टर डेफिकेशन इट रिटर्न्स बैक टू इट नॉर्मल पोजीशन। तो ये हो गया सेकेंड डिग्री। इन केस ऑफ थर्ड डिग्री देयर विल बी अ प्रोट्रूशन ऑफ मास, मास तो रहेगा इन केस ऑफ आफ्टर डेफिकेशन, या फिर ऐसे मास निकल गया, बट अब वो जो जो डेफिकेशन के बाद जो पाइल मास है वो अंदर की तरफ नहीं जा रहा है, बट वो अंदर कब जाएगा, जब वो मैनुअली, जब वो पेशेंट डालेगा या फिर कोई फिजिशियन अंदर मैनुअली उसको अंदर डालेगा। ठीक है, आफ्टर डेफिकेशन। तो ये विद द मैनुअली अगर करे तो वो थर्ड डिग्री हो गया। और नंबर 4 डिग्री क्या होता है, जब वो परमानेंट प्रोलैप्स हो जाता है पाइल मास, देयर विल बी अ प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम एज वेल। तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रोलैप्स टेंडेंसी देयर आर 4 डिग्री, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया क्लासिफिकेशन। यहाँ पे देख रहे होगे ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4। यहाँ पे थोड़ा इमेज हेजी आया है। ये फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री आफ्टर डेफिकेशन जो फिर ऊपर चला जाता है, थर्ड डिग्री मैनुअली इसको रिड्यूस करना पड़ता है, नंबर 4 विल बी परमानेंट प्रोलैप्स। अब आते हैं नंबर क्लिनिकल फीचर्स में। व्हाट इज द क्लिनिकल फीचर्स, देयर विल बी अ पेनलेस ब्लीडिंग आफ्टर और व्हाइल डेफिकेशन एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर, देयर विल बी इचिंग, देयर विल बी अ प्रोट्रूशन ऑफ मास। और ऐसा होता है ना कि पेनलेस ब्लीडिंग एक ऐसा कैरेक्टर बोला है, देयर विल बी पेनलेस ब्लीडिंग ऐसा होता है कि कम यहाँ पे बताया है, स्प्लैश इन द पैन। स्प्लैश इन द पैन मतलब वहां पे जो ब्लीडिंग होगा वो फ्रेश ब्लीड होगा आफ्टर डेफिकेशन। और जैसे एक पैन में जैसे एक जो ब्लड का एक छींटा पड़ जाता है ना, स्प्लैश पड़ जाता है, उसी की तरह एक यहाँ पे कंपेयर किया है पेनलेस ब्लीडिंग का। इसकी वजह से क्या होता है, क्रॉनिक एनीमिया हो जाता है। ठीक है, पेशेंट विल डेवलप इनटू एनीमिया। और हेमोरॉइड्स जो ब्लीड करता है दैट इज ग्रेड 1 हेमोरॉइड्स। ठीक है, अब क्या होता है कि अब क्या होता है, जब स्ट्रेनिंग भी जब होता है, मींस एज द स्ट्रेनिंग इंक्रीजेस, अगर मान लो स्ट्रेनिंग में जब मान लो बढ़ता है, अब जो हेमोराइड्स क्या होता है, पार्शियली प्रोलैप्स हो जाता है आउटसाइड, अगर स्ट्रेनिंग ज्यादा दे तो अगर आफ्टर डेफिकेशन के बाद अगर इट रिटर्न्स बैक दैट इज ग्रेड 2 एज एक्सप्लेन एर्लियर, और अगर डिजिटली उसको रिप्लेस कर दे तो वो ग्रेड 3 हो जाता है, परमानेंट हो जाता है तो दैट इज ग्रेड 4। और यहाँ पे जिसका जो पाइल्स होगा ना, मोस्ट ऑफ द पेशेंट क्या होता है, कंप्लेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन तो रहेगा ही रहेगा, और समटाइम्स देयर विल बी अ डिस्चार्ज ऑफ म्यूकस कैन बी प्रेजेंट। तो ये हमने पढ़ लिया
क्लिनिकल फीचर्स। ऑन एग्जामिनेशन हमको क्या मिलेगा? जो एग्जामिनेशन हम लोग करते हैं मेनली विद द हेल्प ऑफ प्रोक्टोस्कोपी। आई होप प्रोक्टोस्कोपी सबने देखा होगा, इंस्ट्रूमेंट सबको अवेयर होगा प्रोक्टोस्कोप क्या होता है। ये है प्रोक्टोस्कोप, ये होता है इसका ऑब्टूरेटर और ये होता है हैंडल। ठीक है, अगर इससे एग्जामिनेशन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, इससे एग्जामिनेशन हम लोग को क्या मिलेगा? इसके एग्जामिनेशन के बाद हम लोग को एक चेरी रेड मास मिलेगा विद द हेल्प ऑफ प्रोक्टोस्कोप अगर एग्जामिनेशन करे तो। ठीक है, और हम लोग प्रोक्टोस्कोप एग्जामिनेशन और डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन भी हम लोग कर सकते हैं पर रेक्टल। ठीक है, अदर उसका जो मास है तो वो अदर मतलब टू रूल आउट एनी कार्सिनोमा रेक्टम, इसलिए हम लोग उसको पर रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे। तो वो जो मास होता है कभी कभार इरेगुलर देखने को मिलेगा, तो वी कैन सस्पेक्ट कि वो सीए की तरफ नहीं जा रहा है कि नहीं, तो पर रेक्टल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। और जो एक और एक क्या होता है कि जो हेमोरॉइड होता है बेसिकली वो रेक्टल एग्जामिनेशन में कभी कभार मिलता नहीं। ठीक है, अनलेस कि वो जगह पहले थ्रोम्बोज्ड हो या फाइब्रोज्ड हो। कभी कभार क्या होता है डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करते टाइम वो जो पाइल मास है कभी कभार वो मतलब समझ में नहीं आता है। और समझ कब आएगा? जब वो जगह थ्रोम्बोज हो जाए या फाइब्रोज हो जाए, तभी वो टीआरई जो हम एग्जामिनेशन करेंगे कभी कभार, तब जाकर के वो पाइल मास फील होता है। ठीक है, और जो सिग्मॉइडस्कोपी और प्रोक्टोस्कोपी जो किया जाता है बेसिकली टू रूल आउट एनी प्रॉक्सिमल कैंसर और नॉट, तो बेसिकली इसको रूल आउट करने के लिए हम लोग प्रोक्टोस्कोपी करते हैं। इंस्पेक्शन में हम लोग वही देखते हैं कि वेदर इंटरनल है या एक्सटर्नल पाइस है। इंटरनल जैसे कि हम लोग प्रोक्टोस्कोपी से देख सकते हैं, और एक्सटर्नल पाइस पाइस हो तो उसको हम लोग बाय विजुअलाइजेशन या फिर बाय विजुअलाइजेशन मतलब देख कर ही हम लोग एक्सटर्नल पाइल्स हम लोग कंफर्म कर देते हैं। इंटरनल के लिए हम लोग को प्रोक्टोस्कोपी लगता है, पेशेंट को पैलेट मिल जाएगी। ठीक है, अब आते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हेमोरॉइड में। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? आइदर देयर कैन बी प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो सकता है। ठीक है, पेशेंट कैन लीड इनटू क्रॉनिक एनीमिया। और कभी कभार क्या होता है वहां पे थ्रोम्बोसिस डेवलप हो जाता है। ठीक है, क्लॉट डेवलपमेंट हो जाता है और फाइब्रोसिस हो जाता है। कभी कभार अल्सरेशन देखने को मिलता है, अल्सरेशन एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन। ठीक है, वो जगह गैंग्रीनस भी हो सकता है ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। जो एरिया है वहाँ पे गैंग्रीनस हो सकता है। सपोरेशन भी हो सकता है, पस फॉर्मेशन, फाइब्रोसिस एज सेड अर्लियर, फाइब्रोसिस भी हो सकता है। तो हाँ, अब हम लोग आते हैं इसका ट्रीटमेंट में। ट्रीटमेंट में क्या है? सबसे पहले हम लोग ट्रीटमेंट को पहले हम लोग उसको सर्जिकली ट्रीटमेंट करने नहीं बोलेंगे, हम लोग कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट बोलेंगे। सबसे पहले पेशेंट को सीड्स बाथ देंगे। ठीक है, परगेटिव दे सकते हैं हम लोग पेशेंट को, क्योंकि सीड्स बाथ हम सबको पता है सीड्स बाथ क्या करते हैं। मतलब एक वाटर लेते हैं पेशेंट को, एक मेडिकेटेड वाटर लेते हैं। आइदर हम लोग उसमें बीटाडीन का एक बीटाडीन का प्रिपरेशन करके, या फिर कोई हमने त्रिफला का होता या फिर हल्दी का प्रिपरेशन दे करके उसमें पेशेंट को कुछ देर तक बैठने बोलते हैं, ताकि वो जगह स्वेदन हो और पेन भी सबसाइड हो, और जो पाइल मास हो उसमें थोड़ा लाइक रिलीव हो पेन से। परगेटिव दे सकते हैं टू अवॉइड स्ट्रेनिंग। ठीक है, परगेटिव जैसे कि हमारा त्रिफला काढ़ा है या फिर जो भी परगेटिव हम यूज करते हैं, मेनली उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं करने देना पेशेंट को, तो बस जो पेन होगा वो एग्रीवेट होगा। फाइबरस फाइबरस डाइट दे सकते हैं हम लोग। ठीक है, इंक्रीज वाटर इनटेक बोलते हैं। और अगर पेन हुआ तो एनाल्जेसिक्स, एंटीबायोटिक्स और जाइलोकेन जेली हम लोग दे सकते हैं फॉर टू रिलीफ पेन। आई थिंक ये अभी खत्म हो जाएगा। आई एम शेयरिंग अनदर लिंक, जस्ट 10 मिनट्स का है, वी विल कंप्लीट दिस पार्ट।